हेलो दोस्तों, मैं नवीन। स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे तारे का जन्म व विकास। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब हम लोग आज हमारा क्या है, इसका सेकंड पार्ट, मतलब आज इसका क्या है, सेकंड लेक्चर। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, ताकि आपको सेकंड लेक्चर आज का समझ में आ सके। तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इन सब बातों पर अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो बिना समय जाया किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जो चैप्टर है हमारा तारों का जन्म व विकास। इसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गैसों का मेघ, कि गैसों का मेघ जैसे तारों के निर्माण के लिए गैसों का मेघ कैसे बनता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। पहला स्तर है तारों के निर्माण के लिए कि गैसों का मेघ, गैसों का मेघ बनेगा। उसके बाद दूसरा स्तर है आदि तारा, फिर उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा तारा बनेगा। उसके बाद अगला स्तर है हमारा रक्त दानव, गैसों का मेघ बनेगा, उसके बाद आदि तारा, फिर तारा। फिर तारे के बाद जैसे जैसे उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, मतलब उसका मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसके केंद्र से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, तारे का जो स्तर है उसमें बदलाव आता रहेगा। जैसे तारा आएगा, फिर रक्त दानव आएगा, फिर श्वेत वामन, फिर काला वामन, फिर सुपरनोवा, फिर न्यूट्रॉन तारा, फिर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था गैसों का मेघ, आदि तारा, तारा और रक्तदानों को पढ़ा था। आज की अपने लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे श्वेत वामन को देखेंगे, फिर काला वामन, फिर सुपरनोवा, फिर न्यूट्रॉन तारा, फिर क्रिस्ट विबर या इसको ब्लैक होल कहते हैं, और उसके बाद कुछ अन्य तत्वों पर भी क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर नोट है हमारा तारे का भविष्य। जो तारे का भविष्य है इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर क्या होता है, निर्भर करता है। जो तारे का भविष्य है, मतलब तारा जो क्या कर रहा है, एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश कर रहा है, तो उसके लिए उसका द्रव्यमान ही मायने रखता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सुपरनोवा के बारे में। देखते हैं सुपरनोवा, जब लाल दानों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम होता है। जो हमारा लाल दानों है, जो हम लोगों ने लाल दानों को क्या कहा जा सकता है, रक्त दानों। अगली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाल दानों है, लाल दानों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम होता है। जब जो लाल दानों है उसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान की या तो बराबर हो या तो फिर सूर्य के द्रव्यमान से कम हो, तो उसका बाह्य कवच प्रसारित मतलब क्या होता है, फैल कर लुप्त हो जाता है। तो उसका जो तारे का मतलब जो बाह्य कवच होता है वो प्रसारित मतलब फैल कर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। वह बचा हुआ क्रोड, क्रोड मतलब केंद्र, धीरे धीरे संकुचित होकर गोले के रूप में क्या होता है, बचता है। जो उसके बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, प्रसारित होकर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ केंद्र में, क्रोड मतलब क्या होता है, हमारा केंद्र, केंद्र में जो बचा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, संकुचित होकर एक गोले के रूप में क्या होता है, बच जाता है। आगे, जिससे हीलियम के नाभिक संलयित तो होकर कार्बन जैसे तत्वों में क्या होने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं। जिससे क्या है, जो केंद्र में हाइड्रोजन से हीलियम मतलब नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया चल रही थी, उससे क्या होता है कि जिससे हीलियम के नाभिक संलयित होकर, जो हीलियम के नाभिक है वो संलयित होकर कार्बन जैसे तत्वों में परिवर्तित होने लगती है इसमें। आगे फिर संलयन के परिणाम स्वरूप मुक्त कम ऊर्जा के कारण यह क्रोड, क्रोड मतलब केंद्र, श्वेत वामन के समान दीप्त मतलब प्रकाशवान हो जाता है। जब क्या होता है, संलयन के परिणाम स्वरूप जब संलयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मतलब यह अपने अंतिम स्तर पर पहुंचती है, तो मुक्त कम ऊर्जा के कारण यह क्रोड किसी श्वेत वामन के समान क्या होने लगता है, प्रतीत होने लगता है या चमकने लगता है। आगे बात करेंगे हम लोग संरचना का पता। जो श्वेत वामन है इसकी संरचना का पता किसने लगाया था, तो आर.एच. फॉबर ने लगाया था। आगे अब हम लोग देखेंगे अपना काला वामन मतलब ब्लैक डॉर्फ। उम्मीद करता हूं कि ये जो श्वेत वामन है ये आप सबको समझ में आया है। इसमें क्या होता है कि जब लाल दानव जो होता है उसका द्रव्यमान जब हमारे सूर्य के बराबर हो जाए या सूर्य के द्रव्यमान से कम हो जाए, तो उसका जो बाह्य कवच होता है, बाह्य कवच प्रसारित होकर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और उसके बाद जो उसके केंद्र में जो उसका जो केंद्र होता है, केंद्र अर्थात क्रोड
जो संकुचित होकर एक गोले का रूप ले लेता है, और उसके बाद जो हीलियम के नाभिक संलयित होकर कार्बन जैसे तत्वों में क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। और जब ये परिवर्तित हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो मुक्त ऊर्जा है, मतलब एनर्जी है, उसमें कम एनर्जी बचती है। तो इससे क्या हो जाता है, क्रोड किसी श्वेत वामन के समान क्या होने लगता है, प्रतीत या तीत होने लगता है। अगर ये बात करेगा कि श्वेत वामन की संरचना का पता किसने लगाया था, तो पता लगाने वाले व्यक्ति है आर.एच. फॉबर। अब आगे हम देखते हैं अपना काला वामन मतलब ब्लैक डॉर्फ। श्वेत वामन तारा एक क्या है, जीवाश्म तारा है। कैसा तारा है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत वामन तारा कैसा तारा है, तो एक क्या है, जीवाश्म तारा है। जब श्वेत वामन के क्रोड मतलब केंद्र का हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जो इसके जब नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं क्या होने लगती है, धीरे धीरे मतलब लास्ट स्तर पर पहुंचती है, तब क्या हो जाता है, हीलियम धीरे धीरे उसमें समाप्त हो जाता है या समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो वह ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाता है। जब हाइड्रोजन से हीलियम, अभी हम लोगों ने इसमें देखा था श्वेत वामन में कि जब हाइड्रोजन से हीलियम में जो नाभिक है वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, तो उसमें भी क्या हो रहा था, उसके केंद्र में एनर्जी जो थी उसमें कम बच रही थी। अभी लिखा है ना इसमें, संलयन के परिणाम स्वरूप मुक्त कम ऊर्जा, मतलब जो है कम एनर्जी के कारण या क्रोड केंद्र मतलब क्या हो जाता है, श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे इसमें जब श्वेत वामन का क्रोड हीलियम धीरे धीरे मतलब हीलियम का जो हीलियम हाइड्रोजन से हीलियम चेंज हो रहा था, तो उसकी जो एनर्जी थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, तो वह ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रहा था। जाहिर सी की बात है, जब हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज हो रहा था, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही थी, तो उससे क्या हो रहा था, एनर्जी बन रही थी। लेकिन अब क्या है, जब इसका हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो उसकी एनर्जी व लाइट पर क्या होगा, उत्सर्जन नहीं हो पाएगा और शीतल होकर काला वामन तारा बन जाएगा। हीलियम हाइड्रोजन से हीलियम जो संलयन की प्रक्रिया थी वो समाप्त होना कहां शुरू हुई थी, समाप्त होना हुई थी शुरू श्वेत वामन में, और समाप्त कहां हो जाती है, काला वामन में। जब काला वामन में नाभिकीय संलयन से जो एनर्जी और लाइट उत्पन्न हो रहा था, जब वो समाप्त हो गई, तो इससे तारा क्या हो गया, शीतल होकर काला वामन तारा में क्या हो गया, बदल गया। हम लोगों ने समझा श्वेत वामन, काला वामन। अब आगे हम लोग समझते हैं सुपरनोवा। देखते हैं फिर ऐसे तारे जो सूर्य से कई गुना द्रव्यमान में भारी व रक्त दानव अवस्था को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। रक्त दानव मतलब हमारा क्या है, अभी हम लोगों ने जाना कि रक्त दानव मतलब पहली वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था रक्त दानव के बारे में। ऐसे तारे जो सूर्य से कई गुना द्रव्यमान में भारी व रक्त दानव अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिनका द्रव्यमान क्या होता है, सूर्य से ज्यादा होता है, और जो रक्त दानव अवस्था को क्या कर चुके होते हैं, प्राप्त कर चुके होते हैं, उनका क्रोड मतलब केंद्र अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ता जाता है। अभी क्या है, मतलब जो रक्त दानव वाली अवस्था है उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले गैसों का मेघ बन रहा है, गैसों के मेघ के बाद आदि तारा, फिर तारा, उसके बाद अभी भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका केंद्र सिकुड़ता जा रहा है। लिखा है इसमें ना, उनका केंद्र अत्यधिक गुरुत्व के कारण, मतलब गुरुत्व के कारण उसके कारण सिकुड़ता चला जाता है, उसका केंद्र क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। अभी आगे फिर और तापमान में अतिशय वृद्धि से क्रोड का हीलियम अब क्या हो रहा है, अभी गुरुत्व है, फिर अब जब कोई कण, जैसे अभी कमरे में ही किसी को बंद कर दिया जाएगा, जैसे 2-4 लोगों को बंद कर दिया जाएगा, तो मतलब उतनी ज्यादा गर्मी का आभास नहीं होगा। और इसी में अभी करोड़ों हजारों लोगों को इसी एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा उत्सर्जन से क्या हो जाएगा, वहां पर हीट ज्यादा जनरेट होगी। ऐसे इसमें लिखा है, उसका क्रोड अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ता जाता है। तो जो कण उसमें सिकुड़ रहे थे, उसमें कणों में क्या होनी शुरू हो गई, टकराहट जब शुरू होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, हीट उत्पन्न होगा, गुरुत्व के कारण सिकुड़ता जाता है। और तापमान में अतिशय वृद्धि, तापमान में अतिशय मतलब अत्यधिक वृद्धि के कारण क्रोड का हीलियम, जो क्रोड का हीलियम था, हाइड्रोजन से हीलियम में जो चेंज हुआ था, वह किसमें परिवर्तित हो रहा है, कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। यह कार्बन क्रमशः भारी, जैसे जैसे अब उसके केंद्र का टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे कण आपस में टकरा रहा है और वो सिकुड़ता जा रहा है, तो यह कार्बन क्रमशः भारी पदार्थों जैसे लोहे में क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। पहले हीलियम किसमें, कार्बन में चेंज होगा, कार्बन के बाद फिर यह प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो कार्बन से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये लोहे में। तो आगे इसी में और अभी समझते हैं। और केंद्र में लोहे की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। जब क्या होता है, पहले हीलियम से कार्बन में
और कार्बन से लोहे में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो जो उसका केंद्र है, मतलब एज अ सुपरनोवा का हम मान सकते हैं, सुपरनोवा का जो केंद्र है वो क्या हो रहा है, केंद्र में लोहे की अधिकता के कारण संलयन क्रिया क्या हो जाती है, इसमें रुक जाती है। जो संलयन होने की प्रक्रिया हो रही थी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया वो हाइड्रोजन और हीलियम में होती है, ना कि लोहे में होती है। जैसे हीलियम से कार्बन में बदला, कार्बन से लोहे में, अब क्या हो रहा है, उसके केंद्र में क्या हो रहा है, लोहे की अधिकता हो रही है। वह मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र पर ध्वस्त होकर, जब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो तारे का केंद्र होता है वो ध्वस्त हो जाता है। ध्वस्त मतलब विस्फोट या ब्लास्ट होकर ऊपरी परत को क्या कर देता है, उड़ा देता है। ऊपरी परत को जब ज्यादा एनर्जी डिसॉल्व हो जाएगी किसी पिंड में या किसी कण में या किसी के सेंटर में, तो क्या करेगा, बाहरी परत को उड़ा देगा। तो लिखा है ना, ध्वस्त होकर ऊपरी परत को क्या कर देता है, उड़ा देता है। यह ब्रह्मांड का भयानक विस्फोट माना जाता है और इसी विस्फोट की प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं फिर न्यूट्रॉन तारा, या जिसको कहते हैं हम लोग पल्सर तारा। इस तारे का पता किसने लगाया था, मिस जोकलिन बेल के द्वारा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारे का पता लगाया गया था। आगे देखते हैं, जब कोई विशाल तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो विस्फोट से बचे, जो सुपरनोवा के दौरान केंद्र में विस्फोट हुआ रहता है, तो विस्फोट से बचे केंद्रीय भाग, मतलब उसका जो सेंटर का भाग होता है, जो कि क्या होता है, अत्यधिक घनत्व व कुछ मील व्यास का होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा कहेंगे। जो सुपरनोवा के दौरान केंद्र में विस्फोट हुआ रहता है तो केंद्रीय भाग में जो अत्यधिक सघन और कुछ मील व्यास का होता है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, जो तारे की अंतिम अवस्था मानी जाती है उसे क्या कहेंगे, ब्लैक होल। तो न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान, अपरिमित मतलब असीमित द्रव्यमान, अंततः जहां केंद्रित हो जाता है उसे असीमित घनत्व के पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसा होता है जिसको क्या कर सकता है, प्रकाश भी पार नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान अंततः जहां केंद्रित होता है, मतलब जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, और उसका घनत्व तो अत्यधिक होता ही है, तो जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा ब्लैक होल के नाम से जाना जाएगा। एक पॉइंट हम लोग और समझ लेते हैं इसी में, कि जैसे कोई तारा है, मतलब जैसे स्टार का जो द्रव्यमान है और जो सन का द्रव्यमान है, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है, जो हमारा तारे का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से कम है, तो उसमें बनेगा रक्तदानो बनेगा, फिर श्वेत वामन बनेगा, फिर काला वामन बनेगा। और यही चीज अगर उल्टा है इसका, कि अगर मतलब स्टार का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान जो निर्धारित है 1.44 ms, जो चंद्रशेखर सीमा में निर्धारित किया गया है, अगर इसमें तारे का द्रव्यमान ज्यादा है और सूर्य का द्रव्यमान कम है, तो उसमें बनेगा सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा, और लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, हमारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सब क्या करिए, इसका नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज का ये लेक्चर पसंद आया है, लेकिन ये पसंद कब आएगा, जब आप क्या करेंगे, पहला लेक्चर पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखेंगे, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।